चलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 10वीं विज्ञान, जिसमें आज हम लोग नया अध्याय स्टार्ट करने वाले हैं और इस अध्याय का नाम है आपका हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। ठीक है, वैसे हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आप जो है कुछ पढ़ाई जो है कक्षा 9वीं में किए होंगे और वही चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा नया रूप में दिया गया है, तो हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग चलते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होता है, किसे कहते हैं, ये देखते हैं। व्युत्पन्न मतलब होता है इससे कुछ नया यौगिक बनता है, वो उसका व्युत्पन्न होता है। मेन हमको देखना है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये यहाँ से आपका परिचय स्टार्ट होता है। यहाँ से हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो पहला हमको जानना है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब हम सिंपल बोल सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा होता है, ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से या हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होता है। उल्टा भी बोल सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ से परिभाषा लिख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है, हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या होता है, आपका बना होता है। तो ऐसे यौगिक को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यह हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो इस तरीक़े से आप परिभाषा दे सकते हैं। हाइड्रोकार्बन को हम लोग जो है कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं। ठीक है, कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक के भी नाम से जानते हैं। और कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होता है जो हमको पेड़ पौधे से, है ना, पेड़ पौधे और जो क्या होता है, जो जीव जंतु होते हैं उनके प्राप्त होते हैं, है ना। जीव जंतु और जो क्या होते हैं, हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो भी हमारे यौगिक होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि जो कार्बन के यौगिक हैं, कार्बन के जो क्या होते हैं हमारे यौगिक होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इस तरीक़े से आप हाइड्रोकार्बन को बता सकते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो वह यौगिक जो हाइड्रोजन, एच को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। और सी को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बन बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं भाई हम लोग, कार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन यहाँ से लिख सकते हैं। तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हो उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे कार्बनिक यौगिक भी कहते हैं या कार्बनिक यौगिक भी कहा जाता है। और कार्बनिक यौगिक वे यौगिक होते हैं जो पेड़ पौधों से और जीव जंतु से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। या बोल सकते हैं ऐसे यौगिक जो कार्बन के होते हैं या जिनमें, या कार्बन के यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इस तरीके से हाइड्रोकार्बन को बता सकते हैं। आपने हाइड्रोकार्बन में ये भी पढ़ा है कि हाइड्रो जो कार्बन होता है उसको दो भागों में हम लोग क्या करते हैं, बांट देते हैं। एक होता है हमारा जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त सेचुरेटेड बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो आप पढ़ चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है भाई हमारा एक, सेचुरेटेड बोलते हैं, सेचुरेटेड, है ना। हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन एक होता है। और एक होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, तो ये हमारा दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक होता है हमारा सेचुरेटेड और एक होता है हमारा अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड जिसको बोलते हैं। ये दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन फिलहाल तो आप पढ़े हैं। और भी बहुत सारे प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारा जो है दो हाइड्रोकार्बन दिया गया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और पहले भी पढ़ चुके हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो हमारा क्या होता है, जिनमें बोलते हैं कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, है ना, जिनमें ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें या हम डायरेक्ट इसमें क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं, परिभाषा आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या होता है, हमारा कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। ये देखो दो कार्बन है और दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड दिखा है, सिंगल बॉन्ड दिखा है। तो यदि कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होता है, तो उस स्थिति में हम उसको क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, है ना। तो जिसमें कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांट के यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग पढ़ाई करते हैं। एक होता है हमारा जो है एल्किन और एक होता है हमारा एल्काइन। ये भी हम लोग आपको बताएंगे एल्किन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, आप थोड़े से पहले जानते भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके दो भाग होते हैं, एक एल्काइन होता है और एक क्या होता है, एल्किन होता है। एल्किन का मतलब होता है जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है ना। यदि कार्बन जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, ऐसे डबल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किन कहते हैं, जो कि हमारा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। और जब कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं, है ना, जो कि एक क्या होता है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इस तरीक़े से आप हाइड्रोकार्बन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो यहाँ से पहला परिभाषा यही बनता है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, तो हाइड्रोकार्बन वह यौगिक होता है, वह यौगिक है जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर क्या होता है, बना होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को ही हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन के यौगिक होते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जो पेड़ पौधे और जीव जंतु से प्राप्त होते हैं, ऐसे कार्बनिक ऐसे यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन होता है, उस हाइड्रोकार्बन को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं भाई, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, एकल बंध पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह कार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन होता है उसको दो भागों में बांटते हैं, एल्किन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच दो बांध होता है, और एल्काइन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस तरीक़ा से हाइड्रोकार्बन को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बात करें कार्बनिक यौगिक का, तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन हम जिस रसायन के अंतर्गत करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं भाई, है ना, कार्बनिक रसायन कहते हैं। तब यहाँ से लिख सकते हैं कि वह रसायन जिसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कार्बनिक रसायन कहते हैं। परिभाषा नहीं लिख रहे हैं भाई, है ना, अब इसको अपने भाषा में लिखते जाएंगे। तो कार्बनिक यौगिक का अध्ययन, है ना, कार्बनिक यौगिक का जो अध्ययन जिस हम लोग रसायन के अंतर्गत करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं, कार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप कार्बनिक रसायन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखो बहुत सारा क्वेश्चन बन गया, कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, तो ऐसा रसायन जिसमें हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसे यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें हम लोग क्या कर दिए, अंतर भी आपको क्या कर दिए, बता दिए। अब हम जो है आगे की ओर क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं। यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो कार्बनिक यौगिक की अगर हम बात करें तो कार्बनिक यौगिक जो था पहले इनका मानना था, अगर हम जो है परिचय में अगर जाएं तो पहले ये मानते थे कि जो कार्बनिक यौगिक होता है ना, ये जो हमारा क्या होता है, कार्बनिक यौगिक जो होता है, इस कार्बनिक यौगिक को लैब में नहीं बनाया जा सकता है, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, ऐसे मानते थे। ठीक है, प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ऐसे पहले मानते थे। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता है। तो पहले जो साइंटिस्ट थे उनका मानना था कि जो भी कार्बनिक यौगिक होता है उस कार्बनिक यौगिक को हम लोग जो है लैब में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, जो भी हैं पेड़ पौधों से या जीव जंतु से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा मानना था। लेकिन एक साइंटिस्ट था फ्रेंडलिक, है ना, ये फ्रेंडलिक ओल्हार, ये हमारा क्या था, एक फ्रेंडलिक ओल्हार नाम का क्या था हमारा एक साइंटिस्ट था, है ना, वोल्हार बोल सकते हैं, जिन्होंने सबसे पहले कार्बनिक यौगिक को लैब में बना दिया। किसको बना दिया, कार्बनिक जो यौगिक था उसको लैब में बना दिया, और फिर उस दिन से फिर क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया, और ये हमको समझ में आ गया हाँ कि हम कार्बनिक यौगिक को भी लैब में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पहला जो कार्बनिक यौगिक बनाया गया वोल्हार के द्वारा बनाया गया, और वह पहला कार्बनिक यौगिक था हमारा, वो था हमारा यूरिया। क्या था हमारा, यूरिया। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक जो बना, है ना, प्रथम
कार्बनिक यौगिक जो कि लैब में क्या किया गया, बनाया गया, वो प्रथम यौगिक क्या है हमारा, यूरिया था। और यूरिया का फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है NH2CO और ये होता है हमारा NH2। ये यूरिया का फार्मूला होता है, ये वही यूरिया होता है जो घर में क्या किया जाता है, खेती किसानी में, कृषि के रूप में क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आपका एक क्वेश्चन तो यही बन सकता है कि प्रथम जो लैब में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो ये हमारा क्या है, यूरिया है। और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका, NH2CO NH2 होता है। तो इस तरीक़े से क्या किया जा सकता है, परिचय भी क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है, हम परिचय दे सकते हैं भाई, ठीक है। अब जो है परिचय ख़त्म होने के पश्चात यहाँ पर हम थोड़ा सा चलते हैं कार्बनिक यौगिक के पास। ये हाइड्रोकार्बन क्या है, इसके पास हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, चलते हैं। अब यहाँ पर आप जानते हैं अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन ही कार्बनिक यौगिक का क्या होता है आपका मुख्य एक भाग होता है। कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है, परमाणु क्रमांक आप जानते हो, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, 6 होता है। और इसका परमाणु भार जो होता है वो हमारा कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, ये 12 होता है। आपने इसमें इससे पहले वाला जो स्टार्टिंग में आपका जो क्लास हुआ है उसमें आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा। ये पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक के अंतर्गत क्या किया जाता है, इसको रखा गया है ना, इसको पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, ठीक है। तो कार्बन क्या है, पी ब्लॉक का तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु भार 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, क्योंकि पहला हमारा जो क्या होता है ऑर्बिटल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 18, फिर 18, फिर 32 और 32, ये आवर्त में भरा जाता है। पहले आवर्त में 2, फिर दूसरा 8 8, इस प्रकार से। तो पहले हम लोग 2 रखते हैं, दूसरा में 8 रखते हैं, बट हमारे पास बचा है केवल 4। तो इसलिए यहाँ पर अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 4। मतलब कार्बन का अगर हम क्या करते हैं, इस पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहला कक्षक में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरा कक्षा जो होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आता है। और साइंस का एक रूल है कि इसमें क्या होता है, कोई भी तत्व अपना अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पूरा करता है, जिसे अष्टक नियम कहते हैं। ये भी हम लोग 3rd लेसन या पहले पीरियोडिक टेबल में पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि इसके अंतिम कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन हुए और ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या 4 इलेक्ट्रॉन दे के या 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या कर सकता है, अपना अंतिम कक्षक में 8 क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। तो ये रसायन में चलता रहता है भाई, है ना। कोई भी तत्व, इसमें एक 18वें समूह है, कौन सा समूह, 18वें समूह, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान और जिनान को रखा गया है और साथ में रेडान होता है। हीरा ने अरमान कर जीते रहना सिखाया, ये हमारे 18वें समूह के तत्व हैं। आपको जानते हो पीरियोडिक टेबल में आपका टोटल जो है 18वें समूह है। ऊपर से ऐसा जो नीचे कॉलम बना हुआ है, ऊपर से नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग। आप बोल सकते हैं आवर्त सारणी में, किसके आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जो बना हुआ कॉलम होता है उसको वर्ग कहते हैं। और वर्ग की संख्या कितना है, 8 है। और इस प्रकार से बाएं से जो दाएं कॉलम बना हुआ है उसको हम लोग आवर्त कहते हैं और आवर्त की संख्या कितना है हमारा, 7 है। तो जो 18वें वर्ग होता है ना, इस वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके अंतिम कक्षक में क्या होता है, आपका 8 इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है। और इन्हीं के जैसा बाकी तत्व क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपने अंतिम कक्षक में पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन देते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, या तो साझा करते हैं, ठीक है। और फिर बहुत सारे यौगिक क्या करते हैं, निर्मित करते हैं अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे यौगिक क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। ये आप पढ़े हैं, है ना, आपको शुरू में ये सब चीज़ बताया गया होगा। अब यहाँ पर ये जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिख देते हैं, सिंपल सा एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं। आपको ये भी बताया गया होगा कि जो अंतिम कक्षक में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है वो उनका क्या होता है, संयोजकता होता है। चूँकि इनके अंतिम कक्षक में कितना इलेक्ट्रॉन है हमारा, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए कार्बन की जो संयोजकता होता है वो कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो कार्बन की जो संयोजकता है, संयोजकता, ये कितना होता है हमारा, 4 होता है। तो कार्बन की संयोजकता अगर क्वेश्चन करता है तो आप बता सकते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है भाई, 4 होता है। और जब हाइड्रोकार्बन आप पढ़ोगे तो कार्बन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो कार्बन की संयोजकता आपका 4 होता है। और कार्बन ही ऐसा तत्व है जो कार्बनिक यौगिक का क्या होता है, मुख्य एक तत्व होता है। और वही विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। कार्बन
कार्बन में गुण होता है, ठीक है। कार्बन में क्या होता है, गुण होता है। ये गुण होता है कि कार्बन अपने जैसे अन्य कार्बन के साथ मिल करके ऐसा क्या कर सकता है, वो लंबी श्रृंखला क्या कर सकता है, बना सकता है। और उनका यह गुण क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है ना। श्रृंखलन क्या होता है, तो कार्बन में यह गुण होता है कि वह एक से अधिक कार्बन के साथ, है ना, यहाँ से लिख सकते हैं कार्बन में या कार्बन परमाणु में, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बन परमाणु में यह गुण होता है, यह गुण होता है कि वह है ना अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर, है ना, अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़कर लंबी श्रृंखला का निर्माण करता है, लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है ना, निर्माण कर सकता है। इसे श्रृंखलन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। तो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है यहाँ से कि श्रृंखलन किसे कहते हैं, श्रृंखलन किसे कहा जाता है। तो कार्बन परमाणु में एक गुण होता है ना, ये हमारा कार्बन है जिसका संयोजकता 4 है। इसमें गुण होता है कि वो अपने समान अन्य कार्बन परमाणु के साथ जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला क्या कर सकता है, निर्मित कर सकता है। तो उनका ये जो गुण होता है यही आपका क्या कहलाता है, श्रृंखलन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो कार्बन की संयोजकता ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है भाई। कार्बन की संयोजकता आपने देखा 4 होता है, तो ये हमारा 4 हो गया। अब 4 ये क्या करते जाता है, इस प्रकार से जुड़ते जाता है और एक लंबी श्रृंखला क्या कर सकता है, बना सकता है। यही उनका क्या कहलाता है, आपका श्रृंखलन कहलाता है, श्रृंखलन कहते हैं। तो इस तरीक़े से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। अब यहाँ पर ये एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको चर्चा करते हैं। आप पहले भी क्या कर चुके होंगे, इसको पढ़ चुके होंगे, बट यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, आपको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा जैसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य भाषा में एल्केन, ठीक है। और एल्कीन तो आपने देखा होगा, एल्कीन क्या होता है हमारा, एल्कीन मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा डबल बॉन्ड होता है, उसको एल्कीन, है ना। और एक हमारा क्या होता है, हमारा एल्काइन होता है, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, हमारा ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग इसको देखे हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको एल्काइन बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड दिखे तो एल्कीन बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड देखे तो एल्केन बोलते हैं। इन दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं हम लोग, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या पाया जाता है, हमारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको एल्केन या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। चलिए अब एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, उसको हम लोग देखते हैं। इसके लिए आपको कार्बन का जो है नाम पता होना चाहिए, आपको 9वीं क्लास में बताया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है कार्बन का नाम पता होना चाहिए कि कितने कार्बन को, है ना, क्या कहते हैं, कितने कार्बन को क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, ये पता होना चाहिए भाई, ठीक है। जैसे 1 हम लोग क्या बोलते हैं, एक जो होता है, एक की अगर हम बात करें तो एक को क्या बोलते हैं हम अंग्रेजी में, एक 1 बोलते हैं। वैसे ही कार्बन का नाम अलग अलग होता है। जैसे इसमें हमारा कार्बन 1 है मान लो, है ना, तो यहाँ पर कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेथ। कार्बन अगर 2 दिखे तो कार्बन 2 को बोलते हैं एथ, क्या बोलते हैं उसको, एथ, ठीक है, ये आपको बताया गया होगा। 3 को बोलते हैं प्रोप, ये नाम है भी कार्बन का नाम है ना। 4 को बोलते हैं यहाँ पर ब्यूट, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 को क्या बोलते हैं यहाँ पर, पेंट कहते हैं, ये हमारा पेंट होता है। 6 को क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्स बोलते हैं। 7 जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। 8 जो होता है, अच्छा 6 हो गया, 7 हो गया,
सात को हेप्ट बोलते हैं, सात को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। 8 जो होता है, अगर हम 8 की बात करें, 8 को यहाँ पर क्या बोलते हैं, ऑक्ट बोलते हैं। और 9 जो होता है उसको नोन बोलते हैं। और जो 10 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तो ये कार्बन का क्या होता है, हमारा नाम होता है भाई। ये 10 हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। ठीक है, डेक। ये हमारे कार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए। जहाँ पर एक कार्बन होता है उसको मेथ से क्या किया जाता है, हमारा आपको बताया जाता है, ये मेथ कहा जाता है ना। और भी होते हैं बट 10 आपके लिए काफ़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो कार्बन का नाम आपको पता होना चाहिए भाई। एक कार्बन को मेथ, 2 कार्बन को एथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेन, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को क्या बोलते हैं हम लोग, डेक कहते हैं। ठीक है, अब ये हमारा सब जो होता है ना, सब प्रीफिक्स होते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीफिक्स, मतलब सबसे पहले ये हमारे क्या होते हैं, जुड़ते हैं और एल्केन एल्किन और क्या बनाते हैं, एल्काइन बनाते हैं। अब देखो एल्केन के लिए कुछ सूत्र होता है, एल्किन के लिए सूत्र होता है और एल्काइन के लिए भी क्या होता है, आपका सूत्र होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहला एल्केन की बात करें तो ये जो एल्केन होता है, ये जो एल्केन होता है इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एल्क और एन। ठीक है, अब एल्क और एन में क्या फ़र्क है, यहाँ पर जो एल्क होता है, एल्क की जगह हम क्या रख सकते हैं, कार्बन का नाम को रखते हैं। ओवरऑल बोलते हैं तो एल्क बोलते हैं, जब कार्बन नहीं दिखता रहता है ना तो एल्क बोलते हैं। जब कार्बन दिखना स्टार्ट हो जाता है तो एल की जगह एक कार्बन है तो मेथ बोलेंगे, 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे, 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे। मतलब एल की जगह हम क्या रख सकते हैं, इस कार्बन के नाम को वहाँ पर जो भी स्थिति है उसके अनुसार रख सकते हैं। और ये प्रीफिक्स होता है। और ये जो एन होता है वो क्या होता है, आपका सफिक्स होता है। ये हमारा क्या होता है, सफिक्स होता है। इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा Cn और ये होता है H2n और प्लस कितना होता है 2। ये हमारा सूत्र होता है। ये क्या है, हमारा सूत्र है। किसका सूत्र है भाई, हमारा एल्केन का सूत्र होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एन की जगह क्या रखना है, नंबर रखना है 1 2 3 4, जो भी इधर आप क्या कर सकते हैं, जितना नंबर रखेंगे रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, इस सूत्र में क्या करेंगे, मान को रखेंगे और सफिक्स में क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे और जो भी कार्बन रखेगा उसके जगह आप क्या रखेंगे, कार्बन का नाम रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो जरा कैसे करना है, ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर जो है अगर हम बात कर देते हैं, कार्बन की जगह हमने रख दिया 1। ठीक है, तो फार्मूला में रखते जाएंगे तो क्या होगा, H2 और ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 1। दोनों जगह रखेंगे तो सेम रखेंगे भाई। यहाँ पर जो एन रखेंगे वहाँ पर भी यही रखेंगे। तो हमने कार्बन की जगह पहले क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी 1 रख दिया, प्लस कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, है ना। मान में हम लोग सूत्र में रख दिए तो ये हमारा कितना हो गया, 2 हो गया। अब सबको ओवरऑल जब हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, कार्बन कितना है, 1 है। 1 को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। फिर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को गुणा करोगे तो 2 1 कम 2 और 2 में 2 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अब देखो इस सूत्र में हम लोग मान रखे तो ये हमारा क्या हो जाता है, मान प्राप्त हो जाता है। अब सफिक्स आप क्या लगा देंगे, पहले इसमें एन लगाएंगे तो ये सफिक्स से क्या हो गया, आपका एन हो गया। अब एल्क की जगह यहाँ पर कितना कार्बन दिख रहा है, 1 कार्बन दिख रहा है, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं भाई, मेथ बोलते हैं। तो इसलिए इसका नाम क्या होता है, आपका मेथेन होता है। इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेन, क्योंकि सफिक्स आपने एन लगा दिया। और एल्क में कितना कार्बन दिख रहा है, आपका 1 कार्बन, तो 1 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या होता है, आपका मेथेन होता है। ठीक है, तो पहले आपने मेथेन क्या कर लिया, बना लिया, किसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसका, चलो सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब 2 रख देते हैं। कितना रखते हैं, 2, तो ये हो जाएगा C2 और ये हो जाएगा आपका H2 और ये कितना हो जाएगा, 2 रखे हैं तो 2 रखेंगे, प्लस कितना हो जाएगा 2। अब ओवरऑल लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा C2। अब ये देखो हाइड्रोजन का मान कितना हो जाएगा, 2 2 ने 4 और 4 और 2 कितना हो गया, 6। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें 6 कर देते हैं। अब 6 हो गया। अब फिर सफिक्स में क्या लगा देंगे, यहाँ पर एन लगा देंगे, ये हमारा एन हो गया। अब देखो कार्बन कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो एल्क की जगह क्या रखेंगे, 2 कार्बन को क्या रखते हैं, एथ रखते हैं, तो ये हो जाता है एथ। तो इसका नाम क्या होता है, आपका एथेन होता है। क्या होता है, इसका नाम एथेन होता है। इसको हम लोग एथेन कहते हैं। तो हमने क्या प्राप्त कर लिया, एथेन प्राप्त कर लिया। तो देखो एथेन बना लिए, आपने क्या बना लिए, मेथेन बना लिए। चलिए एक और कर देते हैं इसके, है ना। अब हम कितना रख देते हैं, यहाँ पर 3 रख देते हैं और ये हो जाएगा C3, ये हो जाएगा H2 और इंटू कितना हो जाएगा 3 प्लस कितना हो जाएगा 2। तो ओवरऑल रखेंगे तो कितना हो जाएगा C3। हाइड्रोजन कितना आएगा, 3 दूनी 6 6 2 8। ठीक है, 6 2 कितना हो गया हमारा
ये हो गया आपका 8 है ना, 6 2 8 हो जाता है। अब सफिक्स क्या लगाएंगे यहाँ पर, एन लगाएंगे, ठीक है। अब कितना कार्बन है भाई, 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप कहते हैं। तो सामने में एक प्रीफिक्स में क्या लगा देंगे, प्रोप लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, प्रोपेन। तो इस तरीक़ा से एल्केन का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है। आप फार्मूला में मान रखते जाएं और सफिक्स में एन लगाते जाएं, और ये जो है एल का मतलब ये कार्बन की संख्या होता है, उसको सामने में आप ऐड करते जाएँ, आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से एल्केन बन जाएगा। इसी प्रकार आप 4 के लिए कर देंगे तो ब्यूटेन हो जाएगा, 5 के लिए करेंगे तो पेंटेन हो जाएगा, 6 के लिए करेंगे तो हेक्सेन हो जाएगा। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं भाई, ठीक है। ये तो हो गया एल्केन। अब देखो ये जितना छोटा दिख रहा है ना उतना छोटा नहीं होता है, आप इसको बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो कैसे करना है। इसी को, ये तो यहाँ पर है, इसको आप बड़ा करके लिख सकते हैं। और मतलब जानते हो इसको और कैसे लिख सकते हैं, तभी जस्ट पढ़े, कार्बन की संयोजकता 4 होता है, तो ऐसे कर देते हैं। फिर उसके साथ कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो 1 2 3 और ये कितना हो जाता है आपका 4। इस प्रकार से 4 हो गया। इसमें देखो कितना कार्बन है हमारा, 2 कार्बन है, तो हम 2 कार्बन के 4 संयोजकता ले लेते हैं। संयोजकता भी से ध्यान रखना भाई, देखो चर संयोजकता दिख रहा है दोनों का, दोनों को जोड़ के बोलते हैं हम लोग। जैसे ये कार्बन 1 2, एक कार्बन का 4 संयोजकता, तो ये ऐसा देखो 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, दोनों को काउंट करते हैं। अब कितना हाइड्रोजन है सबके साथ, 6, तो ये जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इसका नाम देखो, एथेन को हम ऐसा क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसी को और शॉर्ट फॉर्म में आप लिखना चाहेंगे ना, और लिख सकते हैं, ठीक है। और भी इसका क्या है, हमारा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। जैसे CH3, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CH3। ये देखो C और 3 हाइड्रोजन जुड़ा है, CH3। इधर भी क्या है हमारा CH3, तो हमने CH3, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका तो ये होता है CH4, ठीक है। इसी प्रकार इसको अगर हम आगे देखेंगे तो कितना कार्बन है, तो हमारा 3 कार्बन है, और तीनों कार्बन की संयोजकता पहले 4 बना दो। इस प्रकार से चर हो गए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना हाइड्रोजन है, सब हाइड्रोजन को जोड़ दो। तो ये हमारा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और एक हमारा हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। इसी को आप कैसे कर सकते हैं, देखो शुरू वाला का है CH3, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, CH3। फिर दूसरा देखो CH2 है, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया, CH2। फिर क्या है CH3। तो इसी को आप जो है 3 तरीका से क्या कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं भाई। कौन कौन से, ये हमारा क्या होता है, प्रोपेन, ये भी क्या है प्रोपेन, ये भी क्या है हमारा प्रोपेन। तो इस तरीका से आप एल्केन को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और यही एल्केन होता है जिसमें सिंगल मान हो ना, कार्बन कार्बन के बीच, देखो सब में देखो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल मान दिख रहे हैं ना, इसी को हम लोग एल्केन या संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, और भी आप अपने से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये हो गया, हमने पहले क्या पढ़ लिया, एल्केन पढ़ाई कर लिया। अब हम किसके पास चलते हैं भाई, एल्कीन के पास। किसके पास चलते हैं हम लोग, एल्कीन के पास चलते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरा नंबर हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, ठीक है। एल्कीन अभी जस्ट बताया, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है हमारा, आपका इस प्रकार से डबल बॉन्ड हमको क्या होता है, देखने को मिलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। अब एल्कीन का हम लोग जो है सामान्य सूत्र रखेंगे, ठीक है। एल्कीन का सामान्य सूत्र है ना, देखो आपका जितना भी ये प्रीफिक्स वाला होगा ये वही रहेगा ना, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। खाली क्या चेंज होने वाला है, सफिक्स चेंज होने वाला है, कार्बन वही रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है CnH2n, और इसमें कुछ नहीं जोड़ना है, ठीक है, डायरेक्ट है। इसमें ये क्या है, डायरेक्ट है Cn, और ये क्या होता है हमारा H2n, ठीक है भाई। तो ये हो गया, हमने Cn कर दिया और H2n कर दिया, ठीक है। पहले में +2 था, इसमें कोई +2 नहीं, ये सूत्र है, ये क्या है हमारा सूत्र है, ठीक है। कि इसका एल्कीन का सूत्र है ये, है ना, एल्कीन का सूत्र। चलिए अब यहाँ पर भी आप कार्बन का नाम 1 2 3 जो भी 4 5 6 7 8 जो भी रखना है रख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है एग्जाम्पल रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखें अगर तो एल्कीन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्कीन, एल्क, देखो फिर से एल्क आ गया, और एल का क्या होगा, प्रीफिक्स होगा ना, ये चेंज कभी नहीं होने वाला, ये कार्बन का नाम होता है, एल्क हो गया।
अब इसमें इन आ गया। तो इन क्या होगा यहाँ पर, देखो पहले एन बोलते थे, अब क्या बोलेंगे, सफिक्स में क्या बोलेंगे, इन। और इन क्या होगा आपका, सफिक्स। सफिक्स मतलब होता है आपका जो बाद में आता है, ठीक है, बाद में जुड़ता है। और एल्केन क्या होगा आपका भाई, एल का जो होगा आपका वो होगा प्रीफिक्स, और ये प्रीफिक्स की जगह हम क्या रखेंगे, कार्बन का नाम, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर रखते हैं सी। अब हम लोग एक रख के देखते हैं, वैसे एक से नहीं आता है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 रख दिए। फिर यहाँ पर क्या होता है हमारा H2 दिया है और साथ में कितना है हमारा 2 दिया गया है। तो ओवरऑल कितना होगा हमारा, ओवरऑल अगर हम करते हैं तो इसका कितना हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आपका C2 और ये कितना हो जाता है, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 दूने 4 हो जाएगा, तो 2 दूने 4। तो सफिक्स क्या लगाएंगे इसमें लगाएंगे आप इन, क्या लगाएंगे, इन, ठीक है। और 2 कार्बन को कितना बोलते हैं, देखो 2 कार्बन को फिर से क्या बोलते हैं भाई, वही है, तो इसको एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एथ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथ। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, एथीन। इसका नाम क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है, ठीक है। इसको एथिलीन भी बोलते हैं, ठीक है, एथिलीन भी कहा जाता है, बट वास्तविक नाम क्या होता है हमारा, एथीन होता है, ठीक है। तो आपने बना लिया एथीन। देखो एल का वही है ना, खाली जो है सफिक्स चेंज हो रहा है इस फार्मूला के अनुसार, ठीक है। आपने एथीन बना दिया, ठीक। ये तो पहला नंबर हो गया। अब चलिए हम तो तीसरा के पास चलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा C3 और ये हो जाएगा आपका 2 और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे, अच्छा 3 लिए है ना यहाँ, तो 3 लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल में हम लोग देखेंगे तो C3 और ये कितना हो जाएगा 2, ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो अब सफिक्स क्या लगाएंगे, इसमें इन लगाएंगे इस फार्मूला के अनुसार। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिन, ठीक है। प्रोपिलीन भी बोलते हैं बट प्रोपिन ज़्यादा अच्छा नाम है, ठीक है। ये हमारा हो जाता है आपका प्रोपिन। तो आपने प्रोपिन बना लिया। अगर हम फिर से चलें किसके पास, 4th नंबर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा C4 और H2 × 4, तो कितना हो जाएगा आपका C4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका नाम फिर से हम क्या लगाएंगे, सफिक्स लगाएंगे क्या, इन। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो इस तरीक़ा से आप इस फार्मूला का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, आप एल्कीन को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे आप और भी इसको आगे बढ़ा सकते हैं, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, नोनिन, बहुत सारा बना सकते हैं ना। तो खाली देखो एल का सब में सेम रहता है, चेंज क्या हो रहा है, सफिक्स चेंज हो रहा है। एल्कीन में सफिक्स चेंज हो गया, बाकी तो कार्बन का वो नाम वही है। अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है, तो ये इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 1 कार्बन यहाँ पर, 1 कार्बन यहाँ पर, और 1 कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से कर सकते हैं H और H, ठीक है। और यहाँ पर एक और कार्बन करते हैं तो इसको भी H और कितना हो जाएगा H। अब देखो 4 हाइड्रोजन को तो दोनों कार्बन को बांट दिए हम लोग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कार्बन की संयोजकता नहीं पूरा हो रहा है। कार्बन की संयोजकता आपको देखना जरूरी है। कार्बन की संयोजकता 4 होता है। तो देखो हाइड्रोजन को भी देखना है ना, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। तो देखो हाइड्रोजन की संयोजकता तो ठीक दिख रहा है, 1 दिख रहा है दोनों में, ये देख, ठीक है। बट कार्बन की संयोजकता जो है 4 नहीं है। देखो कितना 1 2 3 दिख रहा है, इधर भी 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, डबल बॉन्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप जो है C2H4 को इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसी को और एक शॉर्ट फॉर्म में और लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है इसको, यहाँ पर लिखा जाता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखते हैं। तो एक ही चीज़ है, ये बोलो चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो, सब ठीक है भाई। सब का नाम क्या होता है आपका, एथीन होता है। तो कार्बन की वैलेंसी आपको याद रखना जरूरी है और देखना का हाइड्रोजन भी वैलेंसी सही होना चाहिए और कार्बन की वैलेंसी भी सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा एथीन। इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर आगे देखेंगे तो कितना कार्बन है, 3। तो 1 2 और 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, हाइड्रोजन कर दिया, 1 को 3 दे दिया। अब बचा कितना हमारा, 3 बचा हुआ है। तो 1 को हम लोग कर देते हैं 2 दे देते हैं, 1 को 2 दे देते हैं और 1 को क्या दे देते हैं, 1 दे देते हैं। अब देखो कहीं जगह उसको आप बैलेंस करो। पहला वाला कार्बन का तो सब ठीक है, देखो 1 2
3 और ये 4, ठीक है। हाइड्रोजन का भी ठीक है। देखो इसका, देखो दूसरा वाला कार्बन का, ये देखो ये 1 2 और ये 3 दिख रहा है, इसका भी 1 2 3, तो यहाँ पर आप डबल मान लगा दो। अब देखो दोनों का 4 हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4, और हाइड्रोजन ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन, ठीक है। तो प्रोपीन को ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, और लिखना है तो और लिख सकते हैं। जैसे शुरू वाला को क्या लिखेंगे, CH3, इधर क्या है फिर CH है ना, और फिर डबल बॉन्ड क्या है, CH2। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। जहाँ पर डबल बॉन्ड दिखता है ना, वहाँ पर एल्कीन ही होता है। जहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा तो लास्ट में ना सफिक्स आप इन ही लगा दो और सामने में कार्बन का नाम लिख दो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर सिंगल बॉन्ड दिखे, सफिक्स में लगाओ और फिर सामने में जितना कार्बन है उसका नाम लिख लो, आपका एल्केन बन जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। चलो 4th नंबर चलते हैं भाई, ठीक है। 4th नंबर में हम देखेंगे तो कितना है, 4 है। तो 1 2 3 और ये हो गया 4। चलिए हम लोग जो है लास्ट को हम लोग दे देते हैं कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, है ना। ये लास्ट वाला को 3 हाइड्रोजन, इन दोनों को कितना हाइड्रोजन देते हैं, 1 हाइड्रोजन। तो बीच वाला जो कार्बन है उसका वैलेंसी सही नहीं लग रहा है, देखो 3 ही दिख रहा है, तो सामने में कितना लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। अब देखो 4 हो गया, सबका 4 हो गया। तो इस तरीक़ा से हम लोग बना के इसको लिखेंगे। तो CH3, देखो CH3, फिर यहाँ पर क्या है, CH डबल बॉन्ड CH और लास्ट हो जाता है CH3। तो इसी को हम लोग इस तरीक़ा से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, एल्कीन को भी क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और बहुत सारे एल्कीन हैं जो आप क्या कर सकते हैं, फार्मूला में मान रख के सफिक्स लगा के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इनको भी आपको देखना है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें देखो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। तो इस प्रकार से बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं किसके पास, एल्काइन के पास चलते हैं भाई। किसके पास चलते हैं, एल्काइन के पास चलते हैं। एल्काइन के पास चलते हैं, किनके पास चलते हैं हम लोग, एल्काइन के पास, ठीक है। एल्काइन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एल्क, और ये क्या हो जाएगा हमारा, आइन, ठीक है। एल्काइन, देखो फिर से एल्क आ गया। एल्क की जगह कार्बन ही रखना है भाई, कितना कार्बन है वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो ये फिर से एल्क आ गया। अब हम क्या लगा देते हैं, आइन लगा देते हैं, ठीक है। अब आइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सफिक्स हो जाएगा। आइन क्या हो जाएगा, यहाँ सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। सफिक्स मतलब होता है जिसको बाद में जोड़ा जाता है, जो लास्ट में जुड़ता है उसको सफिक्स। और ये क्या होगा, आपका प्रीफिक्स होगा। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है भाई, जो सामने जुड़ता है, जो कि कार्बन का नाम रहता है, ठीक है। कार्बन के क्या होते हैं हमारे, ये नाम होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। हमको सिर्फ जोड़ना ये है, इसके लिए भी सूत्र होता है। इसके लिए भी क्या है, हमारा सूत्र है। किसके लिए, एल्काइन के लिए। ये होता है आपका CN, ये होता है H2N, और -2 होता है। इसमें +2 नहीं रहता है, -2 होता है। और N बराबर 1 2 3 4 5 6 जो भी लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मान रखना स्टार्ट करते हैं। ये भी दूसरा कार्बन से स्टार्ट होता है भाई, पहला कार्बन से नहीं बनता है इसका, ठीक है। तो चलिए एग्जाम्पल चलते हैं। फर्स्ट नंबर ये हो जाता है C2, यहाँ पर रखेंगे 2, और नाइट्रोजन की जगह भी 2 रखेंगे और -2 करेंगे। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, कार्बन हो गया आपका 2, हाइड्रोजन 2 2 ने 4 हो रहा है, बट 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा, ठीक। तो सफिक्स क्या लगा देंगे हम लोग, आइन, ये लगा दिए आइन। कितना कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो नाम क्या हो जाएगा, एथाइन। ये हो गया एथाइन। इसी को आपका एसीटिलीन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एसीटिलीन कहा जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे ना, दोनों को सेम होता है। तो हमने एथाइन, एथाइन ज़्यादा अच्छा नाम है, बट एसीटिलीन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा के बाद तीसरा के पास चलते हैं। तो ये हम लोग C3 कर दिए, ये H2 कर दिए, यहाँ पर 3 कर दिए, -2 कर दिए, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, ओवरऑल C3 3 दूनी 6, बट 2 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4। तो क्या लगाएंगे सफिक्स में, आइन। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक। उसी प्रकार आप जो है 4th नंबर में चल दें। तो 4th नंबर में कितना हो जाएगा, C4, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 हो जाएगा और -2, तो कितना आ जाएगा ओवरऑल, ये हो जाएगा C4, 3 दूनी 6 और 4 लिखेंगे ना, क्योंकि पहले वाला यहाँ पर हो चुका है। तो 4 करेंगे, -2, तो 4 दूनी 8, तो 2 घड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। सफिक्स में क्या लगाएंगे,
आइन, और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो नाम क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटाइन बोलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 5 के लिए नहीं बना सकते, सब के लिए बना सकते हैं, आप आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बनते जाएगा, ये 5 हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, C5 रखेंगे भाई, C5। हाइड्रोजन 5 दूनी 10 हो रहा है, तो 2 घटा देंगे तो माइनस हो जाएगा, 8 हो जाएगा इसमें, तो लगाएंगे क्या, आइन, और 5 को बोलते हैं पेंट बोलते हैं, है ना, तो पेंटाइन हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप आइन को भी क्या कर सकते हैं, इस सूत्र में, फार्मूला में आप मान रख के क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम कहें क्या करें, अथवा के रूप में, और के रूप में लिखें तो कितना हो जाता है, हम लोग देखते हैं। आर के रूप में अगर हम बात करते हैं तो ठीक है, यहाँ पर आर के रूप में बात करेंगे तो कार्बन कितना दिख रहा है हमारा, कार्बन आपको दिख रहा है 2 कार्बन, तो 1, और यहाँ पर आपका हो जाता है आपका 2, और दोनों के पास एक हाइड्रोजन है बस। ठीक है, और हाइड्रोजन की संयोजकता तो कंप्लीट है, पर कार्बन का 2 ही हो रहा है, एक इधर एक इधर, तो ये हम लोग यहाँ पर कितना कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कर देते हैं। तो इस तरीक़ा से ट्रिपल बॉन्ड वाला को ही हम क्या बोलते हैं, एल्काइन कहते हैं, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसको और भी कर सकते हैं भाई हम लोग, एक सिंपल सा CH ट्रिपल बॉन्ड CH भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इसमें से कोई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 1, 2 और ये हो गया 3, और 4 हाइड्रोजन हैं, तो 4 हाइड्रोजन में हम क्या करते हैं, 1 हाइड्रोजन इसको दे देते हैं और 3 हाइड्रोजन जो है इसको दे देते हैं, और इसके बाद अब जो है कार्बन बच गया, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3 और ये 4, देखो सब संयोजकता कंप्लीट हो गया, इसका भी 4 हो गया, 1, 2, 3, 4, इसका भी 1, 2, 3, 4, और इधर भी 1, 2, 3, 4, सब क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम क्या कर सकते हैं, CH3, फिर C 1, 2, 3 और ये CH, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वही आपका क्या कहलाता है, आइन कहलाता है। चलिए चौथा नंबर में चलते हैं, तो ये C और ये C होता है। अब हमारे पास टोटल हाइड्रोजन है हमारा 6। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, किनारे किनारे वाले को हम लोग 3-3 हाइड्रोजन दे देते हैं, है ना, ये इस प्रकार से हमने तीनों हाइड्रोजन दे दिए। अब इनके बीच क्या लगा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, कहानी ख़त्म ही हो गया भाई, ये बैलेंस हो गया अपने आप, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 सब जो है सही है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, CH3 और 1, 2, 3 और ये हो जाता है आपका CH3। ठीक है, ऐसा ही आप 5वां वाले को भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे हम 1, 2, 3, 4 और ये 5 करते हैं। अब टोटल हमारा 8 हाइड्रोजन हो गया। चलो किनारे वाला को हम लोग कितना दे देते हैं, हम लोग जो है 3 अगर दे देते हैं, है ना, 3 अगर हम दे देते हैं तो बीच वाला बनता है नहीं बनता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर नहीं बनेगा तो और उसका बैलेंसी के आधार पर उसको बनाएंगे भाई। तो ये हमारा इस प्रकार से अगर करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन की बैलेंसी सही हो जाता है, तो 3, 3, 6, और यहाँ पर अगर हम 1 कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका 7। अब 7 हो गया, तो यहाँ पर एक और हम क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन, तो ये बैलेंस हो गया। चाहेंगे तो इस तरफ भी क्या कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उस तरफ भी रख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नहीं हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको इधर कर देंगे। ठीक है, ये C हो गया, ये हमारा क्या हो गया, C ऐसा, और यहाँ पर आपका जो बॉन्ड है ये सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज कर देंगे भाई। ठीक है, तो 5 कार्बन है हमारा, तो इसके साथ तो ठीक है, तो यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर लगा दें तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पर क्या कर देते हैं, H और H, तो ये बैलेंस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH3, ये हो जाएगा आपका CH2, CH3 हो गया, CH2 हो गया, और फिर C ट्रिपल बॉन्ड C, और उसके बाद लास्ट में हो जाएगा C। तो इस तरीक़ा से एल्काइन को हम क्या करते हैं, बताते हैं। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड कहीं जगह दिखता है ना, तो आप चुपचाप क्या करो, आइन लगा दो और सामने में कार्बन को काउंट कर दो इस प्रकार से, और कार्बन को काउंट करने के पश्चात उसका नाम लिख दो। कार्बन तो मैं शुरू में लिखवा ही चुका। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका परिचय है एल्केन का, एल्कीन का और एल्काइन का, उसे हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमने बहुत सारा पढ़ाई इसमें कर लिया। कौन कौन से, एल्केन देख लिया, एल्कीन देख लिया, उसके बाद क्या देख लिया हम लोग, एल्काइन देख लिया,
उसके अलावा जो है श्रृंखलन किसे कहते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या है, प्रथम कार्बनिक यौगिक खोज कौन किया था, कार्बनिक रसायन क्या है, ये सब चीज़ हमने क्या कर लिया भाई, देख लिया। अब यहाँ से ना कुछ क्वेश्चन, अब एल्केन के पास वापस चलते हैं। किसके पास चलते हैं हम लोग, एल्केन के पास वापस हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं और एल्केन को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, एक एल्केन हम लोग बनाए थे ना, जैसे हम लोग मेथेन बनाए थे। क्या बनाए थे, मेथेन। ये हमारा मेथेन है, ये हमारा क्या है भाई, मेथेन। ये हम लोग क्या किए थे, जस्ट बनाए थे। और इसी प्रकार हमने क्या बनाए थे, एथेन बनाए थे। ठीक है, तो दोनों की चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। ये हमने बनाया था एथेन, अभी जस्ट देखे हैं भाई। तो ये हमारा क्या था, एथेन, और ऊपर वाला क्या है हमारा, मेथेन। अब यहाँ से अगर क्या करता है, अगर कोई समूह है, कोई भी समूह हो सकता है, इसमें बहुत सारे आपके बुक में क्या होता है, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन परमाणु को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को, 4 हाइड्रोजन है तो चारों हाइड्रोजन को बोल सकते हो, या एक हाइड्रोजन परमाणु को बोल सकते हो। तो यहाँ से यदि हाइड्रोजन परमाणु को कोई हटा देता है ना, यदि एल्केन के, ये हमारा क्या है, एल्केन है ना भाई, एल्केन तो है ना, हम एल्कीन की बात नहीं कर रहे हैं, एल्केन है। मेथेन भी एल्केन होता है और एथेन भी क्या है हमारा, एल्केन है। जस्ट हम लोग अभी पढ़े हैं। तो एल्केन ये भी है और एल्केन ये भी है। ये हमारा एथेन है और वो क्या है हमारा, मेथेन है, मतलब एल्केन है। तो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को कोई समूह क्या कर देता है, हटा देता है, तो उससे जो हमारा क्या होता है, हमारा यौगिक प्राप्त होता है, उसे हम लोग जो है मूलक कहते हैं। जैसे मेथेन था, एक हाइड्रोजन क्या हो गया हमारा, हट गया, किसी समूह के द्वारा क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो जो हमको क्या होता है, यौगिक जो प्राप्त होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मूलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हमारा मूलक, है ना, रेडिकल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मूलक कहते हैं। तो यदि कोई हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के एक हाइड्रोजन को अगर कोई समूह क्या कर देता है, हटा देता है, तो प्राप्त जो क्या होता है हमारा यौगिक होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्किल मूलक। क्या बोलते हैं उसको, एल्किल मूलक कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, एल्किल मूलक। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल मूलक। एक क्वेश्चन बनता है, एल्किल मूलक क्या होता है। तो जब एल्केन के एक हाइड्रोजन को जब क्या कर दिया जाता है, किसी समूह द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो जो हमारा बच जाता है वही हमारा क्या होता है, हमारा जो बचा है वो एल्किल मूलक कहलाता है। सेम इसमें हट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर, ये CH। ठीक है, और ये हमारा हो जाता है H और H। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल मूलक बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्किल मूलक कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एल्किल मूलक को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं भाई, एल्किल मूलक क्या होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु अथवा एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को है ना, किसी समूह द्वारा, समूह जैसे यहाँ पर OH है, ठीक है, या COOH है, या CHO है ना, ये क्या होता है हमारा कोई समूह। अभी मैं बताऊंगा ये सब चीज़ क्या है। ठीक है भाई, तो ये हमारा क्या होता है, अगर हमारा समूह है एक OH, एक हमारा समूह क्या है OH। ठीक है, ये समूह दिया है आपका OH, फिर COOH और CHO समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो प्राप्त यौगिक एल्किल मूलक कहलाता है। प्राप्त मूलक या समूह है ना, प्राप्त यौगिक, प्राप्त मूलक एल्किल मूलक कहलाता है। प्राप्त यौगिक या मूलक एल्किल मूलक कहलाता है, एल्किल मूलक कहलाता है।
तो इस तरीक़ा से आप एल्किल मूलक को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एल्किल मूलक पढ़ लिया। तो जब कोई एल्केन है ना, उस एल्केन के एक हाइड्रोजन परमाणु को कोई समूह है, जैसे OH है या यहाँ पर COOH है या CHO है, ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, यदि उस समूह के द्वारा हटा दिया जाता है तो जो भी हमारा क्या होता है, आपका जो यौगिक बनता है, मूलक बनता है, उसको एल्किल मूलक कहते हैं। जैसे OH हटाएगा तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, OH रख सकते हैं। अगर यहाँ पर अगर COOH हटा रहा है तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, COOH क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, COOH रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा क्या होता है, हटाने के पश्चात, एक हाइड्रोजन हटाने के पश्चात जो हमारा क्या होता है, जो भी यौगिक बचता है, जो भी हमारा यौगिक बचता है, यही आपका क्या कहलाता है, आपका एल्किल मूलक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप एल्किल मूलक को बता सकते हैं। और जितने भी एल्किल मूलक होता है, चाहे वो किसी का भी एल्किल मूलक हो, प्रोपेन का हो, ब्यूटेन का हो, जो भी हो, और भी तो बहुत सारा कर सकते हैं ना, इन एल्किल मूलक को ओवरऑल हम किससे दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। ठीक है, एल्किल मूलक है ना को क्या दर्शाते हैं, R से दर्शाते हैं। ये हमारा क्या है, एल्किल मूलक है, जिसको ओवरऑल R से दर्शाते हैं। अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन जब क्या हो जाता है, एक हट जाता है, तो यहाँ से जो यौगिक बचता है ना, जैसे मेथेन था, तो जैसे एक हाइड्रोजन हटता है ना, तो इसके सफिक्स में N के जगह क्या हो जाता है, YL जुड़ जाता है। क्या हो जाता है हमारा, YL। तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथिल। क्या हो जाता है, मेथिल। जैसे मेथेन था ना, जैसे एक हाइड्रोजन हट जाता है तो जो सफिक्स N रहता है ना, उसके जगह क्या हो जाता है, YL हो जाता है सफिक्स। तो क्या हो जाता है, मेथेन से मेथिल हो जाता है। और OH को यहाँ पर क्या कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है। OH को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलते हैं, एल्कोहल। इसी प्रकार यहाँ पर देखो, दो, पहले एथेन था, 2 कार्बन है हमारा, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, और ये पहले क्या था, N था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे एक हाइड्रोजन हट जाता है तो N के जगह क्या हो जाता है हमारा, YL, तो एथिल हो जाता है। ठीक है, एथिल हो जाता है। बट 3 कार्बन यहाँ पर दिख रहा है, कितने कार्बन, 3 कार्बन आपको दिख रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपियोनिक अम्ल। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपे, है ना, प्रोपेयोनिक अम्ल, प्रोपेयोनिक एसिड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, प्रोपियोनिक अम्ल। ये हमारा अम्ल की श्रेणी में आता है, तो इसको हम लोग जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो प्रोपियोनिक अम्ल बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 कार्बन है तो प्रोपियोनिक अम्ल। अगर इसी को हम लोग एल्कोहल में करते तो क्या बोलते हैं, 3 कार्बन होता तो उसे जो है प्रोपिल एल्कोहल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं एल्कोहल से ही बताता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में यहाँ से आएगा। तो इसको हम लोग OH ही रखते हैं। क्या रखते हैं हम लोग, OH। ठीक है, फिर आगे ये धीरे धीरे आपका बनेगा। तो ये हम लोग OH कर दिए, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, OH। अब देखो एथेन सा, अब 2 कार्बन हट गया तो सफिक्स से क्या हो जाएगा, YL, तो इसको हम बोलते हैं एथिल। और OH को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कोहल बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, और ये हमारा जो यहाँ पर जो बच रहा है, ये हमारा क्या कहलाता है, एल्किल मूलक कहलाता है। ये कहलाता है आपका एल्किल मूलक कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप बता सकते हैं कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को जब हटा देते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो भी क्या होता है, हमारा भाग बचता है, वो हमारा एल्किल मूलक कहलाता है। और उस एल्किल मूलक में कार्बन के अंतिम में हम सफिक्स के रूप में YL लगा के उसका नामकरण करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे 1 कार्बन था तो मेथिल हो गया, 2 कार्बन हो गया तो एथिल हो गया। अब जो हमारा मूलक है वो तो बच जाता है, लेकिन वह समूह जो क्या करता है, उस हाइड्रोजन को क्या करता है, हटाता है, ये हमारा क्रियात्मक समूह कहलाता है। फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, है ना, फंक्शनल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है क्रियात्मक समूह। क्या होता है हमारा, ये क्रियात्मक समूह होता है। क्या होता है, ये क्रियात्मक समूह होता है। इसी प्रकार ये वाला भी हमारा क्या होगा, ये जो समूह होगा ये भी क्या होगा, हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब होता है आपका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, एक क्वेश्चन यही क्या किया जाता है, आपको पूछा जाता है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं क्रियात्मक समूह। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये हम लोग क्या लिख देते हैं, क्रियात्मक समूह करते हैं। ठीक है, तो क्रियात्मक समूह क्या होता है, तो वह समूह जो क्या होता है, एल्किल मूलक के साथ क्या होता है, जुड़ा रहता है। और एल्किल मूलक के साथ जुड़ करके वो अपना एक विशिष्ट पहचान दर्शाता है। और
जो भी यौगिक होता है उसमें जो होने वाला विभिन्न प्रकार के जो रासायनिक प्रक्रिया है उसका क्या करता है, निर्धारण करता है। तो बोल सकते हैं वह समूह जो एल्किल मूलक के साथ जुड़ा रहता है, एल्किल मूलक के साथ क्या करता है भाई, जुड़ा रहता है और अपना विशिष्ट पहचान दर्शाता है, विशिष्ट पहचान दर्शाता है और उस यौगिक के रासायनिक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, है ना। क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, क्रियात्मक क्या होते हैं, समूह होते हैं। कुछ क्रियात्मक समूह आपके बुक में क्या किया गया है, दिया गया है, हम उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्रियात्मक समूह में आपका दिया गया है OH, क्या बोलते हैं इसको, OH। फिर दिया है आपका COOH, ये क्रियात्मक समूह है। फिर हमारा दिया है CHO, ये दिया है हमारा। उसके बाद आपका दिया है आपका ClBr, है ना, इसको हम हैलोजन कहते हैं। इसको कहा जाता है क्या, अल्कोहल, ठीक है, बट इसको हम लोग हाइड्रोक्सिल बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाँ, हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक। इसको बोलते हैं आपका कार्बोक्सिलिक समूह बोल सकते हैं। ये होता है हमारा एल्डिहाइड, ये क्या होता है हमारा, एल्डिहाइड समूह होता है। ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक बोलते हैं ना, कार्बोक्सिलिक समूह। इसको हम लोग बोलते हैं जो है हैलोजन समूह बोलते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन को हैलोजन समूह कहा जाता है ना। क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो ये हमारे क्या होते हैं, कुछ क्रियात्मक क्या होते हैं, समूह होते हैं। तो यहाँ CH आपको क्या दिखे, O दिखे, वो एल्डिहाइड होगा। जहाँ ये दिखे कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, ये दिखे आपका हाइड्रोक्सिल समूह होगा जिसको अल्कोहल बोलते हैं, इसको क्लोरो, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोमो। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, जो क्रियात्मक समूह हैं उनको क्या कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। यहाँ पर अब इससे रिलेटेड क्या दिया है, कुछ क्वेश्चन दिया गया है और इसको आप क्या कर सकते हैं, आप पहचान सकते हैं। जैसे ये वाला हमारा समूह है, निम्नलिखित यौगिकों में क्रियात्मक समूह की क्या कीजिए, पहचान कीजिए। इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो इसमें देखो 3 कार्बन दिख रहा है हमारा, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। और YL लग जाता है क्योंकि हाइड्रोजन हर चुका है तो प्रोपिल हो जाता है। OH को यहाँ पर क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, तो नाम क्या हो जाता है, प्रोपिल अल्कोहल। ये Cl है हमारा, 4 कार्बन दिख रहा है तो ब्यूट बोलते हैं। YL लग जाएगा तो ब्यूटिल। Cl को यहाँ पर क्लोराइड बोलते हैं ना, सामान्य भाषा में इसको क्लोराइड बोलते हैं और IPAC नाम में क्लोरो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्लोराइड बोलेंगे ना। अब एल्डिहाइड है यहाँ पर, तो ऐसा नहीं है मेथिल एल्डिहाइड नहीं बोलते हैं, इसका नाम होता है एसिटेल्डिहाइड। इसका जो है सामान्य नाम क्या होता है, इसमें एल्डिहाइड समूह है, नाम क्या होता है इसका नाम, एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड। और इसका नाम होता है कितना, देखो COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। तो टोटल हमारा कार्बन दिया है हमारा 6 कार्बन, हेक्जेनोइक अम्ल बोलते हैं, है ना, हेक्जेनोइक अम्ल या हेक्जेरिक अम्ल बोल सकते हैं। हेक्स हो गया, हेक्जेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है, हेक्जेरिक अम्ल बोलते हैं। ये हम पढ़ेंगे आगे। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये हमारा होता है कार्बोक्सिलिक समूह, ये होता है एल्डिहाइड समूह, ये होता है हमारा हैलोजन समूह, और ये होता है हमारा जो है हाइड्रोक्सिल समूह, ठीक है। ये सब की मैं आपको बता चुका, तो इसमें इतना ही है। अब यहाँ पर आपको कुछ और परिचय क्या किया गया है, हमारा दिया गया है, उसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे आपको पता है, क्या पता है उसको हम लोग देखते हैं।
ठीक है। फिर हम लोग अच्छा और भी हमारा यहाँ पर कुछ समूह दिया है। दूसरा क्वेश्चन, एथिल तथा प्रोपिल मूलक में क्रियात्मक समूह ओ जोड़कर यौगिक बनाइए बोल रहा है। एथिल मतलब 2 कार्बन, प्रोपिल मतलब 3 कार्बन, ठीक है। मूलक में क्रियात्मक समूह ओ एच जोड़कर यौगिक बनाइए। जैसे एथिल कहाँ से बनेगा, तो एथेन से, ठीक है। पहले क्या लिखेंगे, एथेन, ये हमारा एथेन था, है ना। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको एथेन, तो ये कार्बन कार्बन 3 हाइड्रोजन 1 2 3 1 2 और ये हमारा क्या है 3। अब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर दो, आप हटा दो। कौन हटा देगा, हमारा OH। तो OH हटाएगा तो क्या बचेगा, CHHCH। अब एक हाइड्रोजन हट गया तो एथ की जगह क्या लगाएगा, हमारा एथ तो रहेगा, सफिक्स एन खत्म होकर के YL और OH जुड़ जाएगा। तो OH को क्या बोलेंगे, अल्कोहल। तो नाम क्या हो जाएगा आपका, एथिल अल्कोहल, ठीक। पहला नंबर ख़त्म। 3 वाला हमारा जो कार्बन है उसको हम लोग अगर हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो 1 2 और ये 3, है ना। ये 3 हमने क्या कर दिया, अब एक हाइड्रोजन को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, किनके द्वारा, प्लस के द्वारा। तो क्या बचेगा, ये हो गया H और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H और यहाँ पर H और ये क्या हो जाएगा आपका OH। तो इसको बोलते हैं प्रोपेन, प्रोपेन, है ना। अभी पढ़े हैं जस्ट, इसका नाम क्या होता है आपका एथेन। अब एक हाइड्रोजन हट गया तो प्रोप तो रहेगा बट YL क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो प्रोपिल और इसको बोलते हैं अल्कोहल। तो इस तरीके से आप इसको भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे दिया है 3rd क्वेश्चन, ये दिया है आपका मेथिल मूलक में क्रियात्मक समूह ब्रोमीन और COOH जोड़कर यौगिक बनाओ। मेथिल को क्या बोलते हैं, मेथेन रहेगा पहले, ये हमारा क्या होता है आपका मेथेन। और मेथेन से एक हाइड्रोजन क्या कर दें, अगर हम हटा दें, ठीक है, किसके द्वारा, BR के द्वारा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं BR के द्वारा हटा दें। BR एक क्रियात्मक समूह है, तो वो क्या बचेगा हमारा, ये हमारा बच गया H और H। इसका नाम क्या था भाई, मेथेन था। तो एक हट गया तो क्या हो जाएगा आपका मेथ YL, तो मेथिल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल, मेथ हो गया और YL मेथिल और BR जुड़ गया, इसको बोलते हैं ब्रोमाइड। सामान्य नाम में आइड लगाते हैं ना, तो ब्रोमाइड बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड अगर हम बात करें तो 1 2 3, ये तो हाइड्रोजन यही रहेगा हमारा, मेथेन से बोल रहे हैं तो, और नाम भी वही होगा मेथेन। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा, किनके द्वारा, COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं क्रियात्मक समूह को, ये हो गया। तो बचा क्या, CHHH, COOH क्या हो गया, जुड़ गया। इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक के नाम उत्पत्ति के आधार पर होता है भाई, तो इसका नाम क्या होता है, एसिटिक अम्ल। तो इस तरीक़ा से आप एसिटिक अम्ल को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। अब यहाँ पर एक सिंपल सा आपको बताया गया है क्या होता है, किसे कहते हैं। यहाँ पर आपको पहले आप क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं कि ये जो NaOH होता है, NaOH ये होता है कास्टिक सोडा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कास्टिक सोडा बोलते हैं, कास्टिक सोडा कहा जाता है, इसे कास्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। और एक हम जस्ट अभी पढ़े हैं CH3 और ये हमारा क्या होता है आपका OH। तो इसकी अगर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यहाँ पर NaOH जो होता है वो कास्टिक सोडा होता है और ये हमारा क्या होता है CH3OH, ये मेथिल एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। ये हमारा क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। ये क्या होता है हमारा, अकार्बनिक यौगिक। ये कैसा है हमारा, अकार्बनिक यौगिक है। कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na को बोलते हैं सोडियम, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, ये जो होता है NaOH, इसका नाम होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना। तो ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है भाई, एक अकार्बनिक क्या होता है, यौगिक होता है। अकार्बनिक क्या होता है हमारा, यौगिक होता है भाई, ये हमारा अकार्बनिक यौगिक है ना। और अकार्बनिक यौगिक में जो OH होता है ना,
ये जो OH होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं उसको? हाइड्रोक्साइड। वो याद रखेंगे ना, अकार्बनिक यौगिक में OH क्या कहलाता है? हाइड्रोक्साइड कहलाता है। हाइड्रोक्साइड आयन के रूप में क्या होता है आपका? पाया जाता है। और जो भी अकार्बनिक यौगिक होता है, अगर इसमें दोनों के बीच बंध की बात करें तो यहाँ पर जो बंध होता है वो कैसा बंध होता है हमारा? आयनिक बंध होता है। ठीक है, कौन सा बंध? आयनिक बंध होता है। अगर हम बात करें मेथिल एल्कोहल का तो CH3OH, नाम क्या होता है इसका? नाम मेथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या होता है आपका? मेथिल एल्कोहल होता है। और ये जो मेथिल एल्कोहल होता है ना, ये हमारा कार्बनिक यौगिक है। कैसा यौगिक है हमारा? कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर ना ये जो OH होता है उसको OH को हाइड्रोक्साइड ना बोल करके हाइड्रोक्सिल समूह कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल समूह बोलते हैं, है ना? हाइड्रोक्सिल समूह कहते हैं। मतलब आप क्या करेंगे, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH को क्या करेंगे? उपयोग लाएंगे तो उसको हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, मेथिल हाइड्रोक्साइड नहीं बोलेंगे, बल्कि क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सिल समूह बोलेंगे, जिसको एल्कोहल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो यौगिक होता है ना, इसमें जो यौगिक होता है उन यौगिकों के बीच में बंध की बात करें तो बंध होता है वो सहसंयोजी बंध होता है। कौन सा बंध? सहसंयोजी बंध क्या होता है आपका? पाया जाता है। तो मेथिल एल्कोहल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, कार्बनिक रसायन होता है, उसमें जो यौगिक होता है वो कैसा होता है हमारा? सहसंयोजी प्रकृति का होता है ना? सहसंयोजी यौगिक होता है। और हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो आयनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आता है। तो इसको आपको क्या करना है? जानना है, देखना है। चलिए, इसी से रिलेटेड क्या किया गया है? क्रियाकलाप किया गया है। और क्रियाकलाप करके देखने वाला चीज़ होता है भाई हमारा। और ये हमारा दिया है 2 बीकर लो। बीकर आपने देखा होगा, बीकर आपका इस प्रकार से लैब में क्या होता है आपका? होता है। तो इस तरीका से हमने क्या ले लिया? 2 बीकर ले लिया। बीकर देखे होंगे आप। ठीक है, पहले की बीकर में आप 5 ml क्या ले लो? जल लेकर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड घोल दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है? NaOH घोल देते हैं। तो पहला हमने क्या लिया? बीकर लिया। हमने पहले क्या लिया? ये बीकर ले लिया। और इस बीकर में हमने पहले में पानी के साथ क्या घोल दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जेली विलियन ये हमने घोल दिया। पानी के साथ क्या कर दिया? घोल दिया। किसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ठीक है, अब हमने फिर से क्या लिया? एक दूसरा, है ना, उसमें दूसरे बीकर लिया। कितना ml पानी बोल रहे हैं? 5 ml में। ठीक है, 5 ml में घोल दिया। अब हमने दूसरा ले लिया और दूसरा जो बीकर था उसमें हमने 5 ml फिर से क्या ले लिया? वाटर ले लिया। और उसमें हम लोग जो है मेथिल एल्कोहल, जिसका फार्मूला CH3 और OH होता है, इसको हमने क्या कर दिया? घोल दिया। अब दोनों का विलयन बन गया हमारा। मेथिल एल्कोहल का भी विलयन, क्योंकि अल्कोहल पानी में घुलता है ना भाई, मेथिल एल्कोहल का विलयन भी बन गया और हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भी बन गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं और फिर ये दोनों विलयन में हम लोग क्या करते हैं? लिटमस पेपर। ठीक है, लिटमस पेपर आपने देखा होगा लैब में, इस प्रकार से लिटमस पेपर होता है छोटा छोटा। ठीक है, ये जो लिटमस पेपर होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है लाल लिटमस पेपर और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर। तो 2 लिटमस पेपर आपका क्या होता है? पाया जाता है। एक क्या होता है हमारा? लाल लिटमस बोलते हैं और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस। तो कितने प्रकार का लिटमस पेपर होता है हमारा? 2 प्रकार का लिटमस पेपर होता है भाई। कौन कौन से? लाल लिटमस पेपर और हमारा क्या होता है? हमारा ब्लू लिटमस पेपर। चलिए, तो ये हमारा हो गया, पता नहीं लाल कलर है नहीं, तो ये हमारा क्या होता है? रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर आपके लैब में होगा। और एक होता है हमारा ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं। कौन सा? ब्लू लिटमस पेपर। तो 2 हमारा क्या होता है? लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस। और ये जो लिटमस पेपर होता है ना, इसका प्रयोग जो है कौन अम्ल है और कौन क्षार है, इसके परीक्षण के लिए क्या किया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। तो हम दोनों लिटमस पेपर को क्या करते हैं? दोनों विलयन में डुबाते हैं। तो जब रेड लिटमस पेपर को, किसको? रेड लिटमस पेपर को यदि हम किस में डुबा देते हैं? जो है क्षार में, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डुबाते हैं, तो जो रेड लिटमस पेपर होता है ना, ये रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा?
ब्लू हो जाता है। तो जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो विलयन है, उस विलयन में हम लोग क्या करते हैं, लाल लिटमस पेपर को डुबाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है वो कैसा प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्षार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो यदि लाल लिटमस पेपर को अगर हम क्या करते हैं, किसी विलयन में डुबाते हैं और उसका कलर क्या हो जाता है, लाल से नीला हो जाता है, समझ जाओ क्या करता है, क्षारीय गुण को प्रदर्शित करता है। मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर हम बात करें जो है मेथिल एल्कोहल का, तो आप उसमें चाहे रेड लिटमस पेपर डुबाओ चाहे ब्लू लिटमस पेपर डुबाओ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लिटमस पेपर वैसा का वैसा ही रहता है। मतलब इसकी जो प्रकृति है वो कैसा होता है, आपका उदासीन प्रकृति का होता है। मतलब लिटमस पेपर के अगर कलर में कोई चेंज ना आए तो उदासीन है, और अगर लाल से क्या हो जाए, नीला हो जाए तो वो होता है हमारा क्षार, और अगर नीला से क्या हो जाए, लाल हो जाए, यदि नीला से क्या हो जाए, लाल हो जाए, तो उस स्थिति में उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं, एसिड कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इस क्रियाकलाप को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, और आप भी क्या कर सकते हैं, उसको जान सकते हैं। तो आज का क्लास फिलहाल यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। आने वाले क्लास में फिर अल्कोहल से संबंधित क्या करेंगे, हम लोग जानकारी लेंगे भाई।